Good afternoon, all of you. So, I'm here with your most important questions for SA2 Class 7th Mathematics. हम यहाँ पे एक बार छोटा सा क्विक सा वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपके सारे SA2 को कवर करके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने की चांसेस होती है एग्जाम में। ठीक है, कुछ मैंने MCQs भी लिए हैं और कुछ फिलअप्स भी हैं, उसके अलावा आपके शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं ही। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ होगी? 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A square has 2 line of symmetry, 4 line of symmetry, 6 line of symmetry and no line of symmetry। तो बेसिकली स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं तो हम उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The shape of a regular hexagon has rotational symmetry of order। ओके, जो रेगुलर हेक्सागन होता है उस हेक्सागन में रोटेशनल सिमेट्री का कितना ऑर्डर होता है? रोटेशनल का मतलब होता है किसी भी शेप को हम रोटेट करते जाएं। तो आपको पता होगा हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और हम उसे रोटेट भी कितनी बार कर सकते हैं? 6 टाइम्स ही हम उसे रोटेट करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता, द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्टागन होता, तो हेक्टागन में आपको बस याद रखना है हेक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है उतनी ही उसकी रोटेशनल साइड्स होती है, ऐसे ही इसको करना होता है। या पेंटागन की भी 5 होती है। द मोड ऑफ अ डेटा सेट इज, मोड ऑफ अ डेटा सेट इज, मोड को मैंने आपको पढ़ाया है। मोड में क्या होता है? मोड में क्या होता है? ये पहला ऑप्शन है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे का सारा ऑब्जर्वेशन का सम होता है क्या? सेकेंड ऑप्शन है द ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज्यादा आती है फ्रीक्वेंसी में, मोस्टली अगर होती है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट में तो लोएस्ट को माइनस करते हैं तो जो वो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं? मीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेंज। और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो मोड को आपको याद भी कैसे रखना है? मोस्ट फ्रीक्वेंसी से याद करना है। जो भी नंबर होते हैं फ्रीक्वेंसी के उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर मोड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an example of data collection मैथ? डेटा कलेक्शन मैथ। देखो, जो डेटा का कलेक्शन होता है ना वो सबसे ज्यादा किस किस टाइप में होता है या कैसे कैसे होता है? तो अगर मेरे को किसी भी डेटा को कलेक्ट करना है, क्या मैं ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके कर सकती हूँ? ड्रॉइंग का ग्राफ बिल्कुल कर सकती हूँ। टेकिंग अ सर्वे, जैसे पहले क्या होता था, ग्राफ पेपर नहीं होते थे, लोग बाग क्या करते थे, घर घर जाके सर्वे करते थे कलेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आते हैं, पूछते हैं कि पोलियो रेट्स का सर्वे होता है या फिर बर्थ रेट, डेथ रेट, तो सर्वे होता था। तो ये भी एक ऑप्शन है कि डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे होता है। मीन फाइंड करना, जो हम अभी क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं मीन का फॉर्मूला लगा के। तो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियसली सारे के सारे ऑप्शन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इन ऑप्शन से हम डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेंज ऑफ द डेटा सेट, हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस
लोएस्ट करना है। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? सबसे हाईएस्ट नंबर हमें दिख रहा है 9 और सबसे छोटा नंबर लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर है 2। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो आंसर आएगा 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, the sum of all data values divided by the number of value called। जब हम सारे के सारे डेटा के वैल्यूज का सम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो आपको ये एक फॉर्मूला सुना सुना लग रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है मीन का। इसको एमसीक्यू के फॉर्म में डाला है कि सारा के सारा डेटा वैल्यूज का सम और डिवाइड करेंगे हम उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो ये फॉर्मूला है मीन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एवरीवन नोज। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। सो हमारे पास 4 है, 6 है और 10 है। ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर लो, 4 6 10, 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो पैरामीटर निकालना भी बहुत सिंपल है, ऑप्शन आपके पास है ही है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ऐसे टू को देखते हुए, फाइनल एग्जाम को देखते हुए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेसिकली सीधा फॉर्मूला ही आ गया। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ही याद है तो कोई इशू ही नहीं है। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस इनटू हाइट आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बी में। एक बार ढंग से देखें, ऑप्शन नंबर सी भी सेम है, बेस प्लस हाइट, बट यहाँ प्लस है, तो ये सिली सिली मिस्टेक हो जाती है अगर हम जल्दी जल्दी अगर इसके आंसर करें। आपको आराम से देखना है, बेस इनटू हाइट इसका ऑप्शन है। हाइट हाइट तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बेस बेस भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बेस प्लस हाइट नहीं होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 10, टू एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री। ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम मिलकर 180 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक है 80 डिग्री, एक है 100 डिग्री, दोनों का सम कितना आ जाए? 180। दैट वाज सपोज्ड टू बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर यहाँ क्वेश्चन होता टू एंगल्स दैट एडेड अप टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का सम को बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर 90 सम आएगा तो आंसर होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हमसे पूछा था सम ऑफ 180 डिग्री, तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कुछ 10 एमसीक्यूज थे। अभी यहाँ आएंगे आपके फिलिप्स। तो फिलिप्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, इसमें भी बेसिक बेसिक से जो वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना शॉर्ट, वही डाले जाते हैं। देखिए 11th जो आपका फिलिप्स है वो क्या है? डैश हैज इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर ऐसी कौन सी शेप है जिसमें इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है? कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। तो लिमिटलेस शेप कौन सी है? सर्कल। सर्कल के अंदर आप कितनी भी अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। रोम्बस हैज, नेक्स्ट देख रहे हैं, रोम्बस हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ होती है? रोम्बस जो होता है उसकी 4 साइड होती है, बट उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? उसकी दोनों डायगोनल्स, उसकी कितनी? दोनों की दोनों डायगोनल्स। तो रोम्बस में कितनी होती है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। याद रखना रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है, स्क्वायर में 4 होती है और रोम्बस में 2। 13, an isosceles triangle has only dash line of symmetry। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आप देखेंगे सिमेट्री चैप्टर से एमसीक्यूज फिलअप कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखेंगे 14 फिलअप क्या है? द डैश इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट वैल्यूज व्हेन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने जब भी आपको क्वेश्चन करवाया था डेटा हैंडलिंग चैप्टर का, उसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस केस में अरेंज किया था? ओनली केस, उसी केस में हमने इसको अरेंज किया है, उसे बोलते हैं मीडियन। जब भी हम मिड वैल्यू निकालते थे
तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते थे। मीडियन को सॉल्व करने के लिए पहले उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिपल क्वेश्चन नहीं फिलअप 15, ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर विच रूल? कौन सा रूल है जो ट्रिपल एस वाला है? ये कॉन्ग्रुएंस और ट्राइंगल चैप्टर की प्रॉपर्टीज हैं। ये है आपका साइड 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 रूल। जिस ट्राइंगल के तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो उसे बोला गया है ट्रिपल एस इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सीपीसीटी स्टैंड फॉर आपको पता है चैप्टर 9 से है ये क्वेश्चन। सीपीसीटी का मतलब होता है फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। ये इसकी फुल फॉर्म है। आपने सीपीसीटी बहुत यूज किया है। अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपको याद रखनी है सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। A dash is a visual representation of data where between different heights represent different frequencies। different height, अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। A dash is a visual representation of data where bars different height रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो ये एक ही क्वेश्चन है, आपको बार से इसका आंसर मिल गया होगा। इस पूरे चैप्टर में हमने एक बार ग्राफ देखा है। तो बार ग्राफ एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ, जिसके अंदर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग हाइट को बार्स की फॉर्म में शो करते हैं। बार्स की फॉर्म में शो करते हैं ना, बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका भी एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया कि बार किस में बनते हैं? बार ग्राफ में बनते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 18, द डैश ऑफ अ डेटा सेट इज फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू। अभी करा है हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज रेंज। नेक्स्ट 19, डैश इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सीरीज। एक डेटा सीरीज में सबसे ज्यादा आने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? मोस्टली अकर नंबर को बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। लास्ट, एरिया ऑफ सर्कल, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पुटअप हो सकता है। ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आपको पता है पाई आर स्क्वायर, जिसके अंदर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 एंड 3.14। ये दोनों वैल्यूज होती हैं। आपको 22/7 यूज करना होता है। 3.14 के लिए आगे से जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक आपको यूज नहीं करना है। और आर इज रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपके फिलिप्स थे 10 और 10 एमसीक्यू। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप मैंने एक में ही मिक्स करके दिए हैं कि अगर शॉर्ट भी आएगा और लॉन्ग भी आएगा तो इस टाइप से ही आएगा। ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, सबसे सिंपल चैप्टर आपकी पूरी बुक का, सबसे मार्क्स आने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आपके आते हैं। सिमेट्री चैप्टर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी शेप को इक्वली डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ होगी? 1 2 and 3। how many line of symmetry will be drawn? 3। आपको इसमें स्केल का यूज करना है और स्केल से ड्रॉ करना होता है। देन इन द बी, सबसे पहले एक लाइन ऐसे एंड सेकंड लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, साइड से डायगोनल से लाइन नहीं होगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी? 2। आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी लिख दीजिए एंड ड्रॉ भी कर दीजिए। सी वाले में अगेन how many lines? 3 lines were supposed to be drawn. In last shape, डायगोनल से हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं। डायगोनल से लाइन ऑफ सिमेट्री 2 ड्रॉ हो जाएंगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्केल यूज करनी है, ऑल्सो ब्रेक लाइन यूज करनी है। ब्रेक लाइन जो
लाइन रुक रुक कर चलिए, सिंपल लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट। मीन निकालना है, तो आप सबको मीन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द मीन? यू ऑल नो, मीन इक्वल, अभी हमको मैंने बताया ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, फॉर्मूला के हमेशा मार्क्स होते हैं मैथ्स के अंदर। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के, अगर सपोज मैं आपको एक क्राइटेरिया बताती हूँ, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में, तो 2 मार्क्स में कैसे डिवाइड करेगा कि हाफ मार्क्स तो आपको फॉर्मूले के ही मिल जाएंगे एंड हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे उसके मिलेंगे। सम ऑफ ऑल हमें सम करना है, 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन हाउ मेनी वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो जितनी वैल्यू होती है उसे नीचे लिखते हैं। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? मीन। एड देम, 6 और 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 जी 22 एंड 8 30 अपॉन 5। तो आपने जो वैल्यू अप्लाई की ना, हाफ मार्क्स आपको उसी स्टेप का मिल जाएगा एंड द लास्ट 1 मार्क्स आपका ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट आंसर का आपको मिलता है। 5 11 30 6, तो मीन कितना आ गया आपका 6। अभी ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं, अगर क्वेश्चन में आएगा सपोज तो 16 14 19 13 18, और इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज आती नहीं है, कुछ रेयर केस में ही क्वेश्चन हो तो उसमें होगा, अदरवाइज ऐसी ही वैल्यू आती है। मेन आपको जो याद होना चाहिए इसमें, मीन का फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। व्हाट इज द मीडियन ऑफ डेटा सेट? अभी हमने मीन सीखा, अब हम मीडियन सीखेंगे। मीडियन का फर्स्ट रूल आपको पता है, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, या डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हैं। 13 देन 15 18 19 22, इन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन के फॉर्मूले दो होते हैं। एक होता है मीडियन का फॉर्मूला E1 का, एन अपॉन 2 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2, ये तो होता है इवन का फॉर्मूला। एक होता है मीडियन का ऑड का फॉर्मूला। मीडियन ऑड का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 टर्म। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वांटिटी या नंबर्स देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 इज इवन और ऑड, 5 इज ऑड, तो मीडियन ऑड का हम फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2। हमें नंबर्स एन अपॉन 2 नहीं, एन प्लस 1 अपॉन 2, एन प्लस 1 अपॉन 2। सो 5 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ गया, 6 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे हम 2 की टेबल से 6 को। थर्ड, विच टर्म? थर्ड टर्म। थर्ड आंसर नहीं होता है, थर्ड इज द प्लेस जो हमने अरेंज किया है नंबर्स को, तो थर्ड प्लेस वाला हमारा क्या होगा, मीडियन। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 18th नंबर जो 18 वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया आपका 18, ये है आपका आंसर। समझ आया? अगर इसमें नंबर एक एक्स्ट्रा होता तो इवन कंसिडर करते और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, क्योंकि और था तो n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला अप्लाई करके आ गया। मूविंग ऑन टू 24th क्वेश्चन। In a class of 13 students, 6 are boys and the rest are girls. Rest are girls. एक क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स में से बॉयज हैं 6 एंड रेस्ट बचे हुए रेस्ट गर्ल्स हैं। ओके, यहां पे वर्ड मिसिंग है, find the probability that a student selected in is the girl। तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? एवरीवन नोज, मैंने आपको इतनी बार इसको याद करवाया है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो एज वी ऑल नो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 13। 13 से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 13 में से प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं गर्ल की। क्वेश्चन में किसकी पूछी है प्रोबेबिलिटी हमसे? गर्ल की। अगर 6 बॉयज हैं तो रेस्ट गर्ल्स होंगी। गर्ल्स कितनी होंगी? 7, क्योंकि 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 आ जाएगी गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स 7/13 इज द आंसर। अगर ये किसी टेबल से कट रहा होता तो हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते, बट ये लास्ट लोएस्ट फॉर्म है इसकी, ये ना कैंसिल होगा। दिस इज द आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? आप 7/13 सब निकाल दोगे आंसर, बहुत सिंपल था। बट आप क्या करते हो? फॉर्मूला लिखना भूल जाते हो। फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद जब हम आंसर निकालते हैं तो हमारा स्टेप बढ़ता है। मैथ्स में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है? स्टेप इंक्रीज करना है। अभी देखो कितना स्टेप में आंसर आया, 1 2 1 2, कम से कम 2 स्टेप बने। तो हमें स्टेप इंक्रीज करना आना चाहिए मैथमेटिक्स में, कि फॉर्मूला का एक स्टेप हो जाएगा, सेकंड वैल्यू पुट करने का, देन आंसर लिखने का, ठीक है। तो स्टेप इंक्रीज करने का देखा करो। फॉर्मूला मार्क्स कंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई हम फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे एक साइन मिसिंग है, दैट वाज कॉन्ग्रुएंट। देखो एक ट्राइंगल है DEF, ट्राइंगल है DEF, और एक और ट्राइंगल है BCA, ओके। इस ट्राइंगल DEF congruent to BCA, that symbol is congruent। कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल्स चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या कहता है? कि ये एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है। राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCA। BCA ट्राइंगल के हमें पार्ट लिखने हैं जो कॉरेस्पॉन्ड होंगे टू। फर्स्ट का पूछा है एंगल E। अगर देखा जाए इस ट्राइंगल में एंगल E, तो एंगल E किसके इक्वल होगा? एंगल C के, क्योंकि उसने बोला है दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी में सारे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल E वाज सपोज्ड टू बी इक्वल टू एंगल C। EF क्या है? एक लाइन। EF क्या है? लाइन। EF ये लाइन है, ये लाइन किसके इक्वल होगी? CA के। EF लाइन किसकी होगी? इक्वल CA के। देन एंगल F, थर्ड में पूछा है एंगल F। एंगल F किसके इक्वल होगा? एंगल F किसके इक्वल होगा? एंगल A के। आपको जहां पे एंगल बना है उसी प्लेस पे देखना है दूसरे ट्राइंगल के अंदर। लास्ट DF कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। DF किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? DF लाइन देखिए, ये रही DF लाइन। DF लाइन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? BA के। DF इज इक्वल टू BA। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने आगे लिए होंगे। ये बिल्कुल इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें भी कॉन्ग्रुएंट साइन मिसिंग है, ओके। PR is a diagonal of a parallelogram. So you all know what is parallelogram. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड देन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PR इज अ डायगोनल। डायगोनल जो होती है, जो सेंटर से लाइन बनती है ना किसी भी शेप के अंदर, वो डायगोनल होती है ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। शो दैट, हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल PQR, दिस ट्राइंगल 1 PQR इज इक्वल टू ट्राइंगल RSP, ऊपर वाले ट्राइंगल के इक्वल है। देखो एक पैरेललोग्राम को डायगोनल में डिवाइड कर दिया और कितने ट्राइंगल बन गए? 2। हमें ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो ये बेसिकली
लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे हम ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर एस पी वी हैव, हमारे पास है वी हैव, दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, हमारे पास है एस आर इक्वल टू पी क्यू। देखेंगे दिस एस आर लाइन वो सपोज टू बी इक्वल टू पी क्यू, किस प्रॉपर्टी से? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, शॉर्ट में लिखा है मैंने पैरेलल सिंबल एंड ग्राम, पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहा है एस आर किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के। सेम एस पी, ये जो एस पी है ये किसके इक्वल हो जाएगी? एस पी आर क्यू के। क्या प्रॉपर्टी है? सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है ना, तो इससे हमने दोनों साइड्स इक्वल कर दी अपोजिट वाली। देन लास्ट हमें तीन चीजें चाहिए होती है किसी भी रूल को लगाने के लिए। थर्ड चीज क्या होगी? दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, अगर आपको दिख रहा है तो, दैट इज पी आर। पी आर इक्वल पी आर, क्योंकि ये कॉमन भी है दोनों ट्राइंगल में। ऑल्सो आप बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये? डायगोनल है पैरेललोग्राम की। देयरफॉर बाय रूल लगाना है। क्या तीनों साइड्स की बात करिए मैंने, साइड साइड साइड, तो बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSP। तो अगर हम रूल लगा रहे हैं, अगर हम विदाउट रूल भी करेंगे ना, तो मार्क्स तो रूल के ही हैं कि हमने इसको किस फॉर्म में सॉल्व किया है। हमने साइड ली साइड ली साइड ली। अगर एंगल लेते ऐसे है साइड एंगल साइड, अगर एंगल साइड एंगल लेते दो एंगल और एक साइड, तो ए ऐसे। ये रूल जो लिखते हैं ना इसके मार्क्स होते हैं बेटा। ओके, by triplets rule of congruency we can say that both the triangles are congruent to each other। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर से लिया गया है। ऐसे वाले लेवल के क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 48 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 मीटर। मीटर की स्पेलिंग ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? एरिया ऑलरेडी गिवन है 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर हमें क्या गिवन है? एरिया। देखेंगे बेस, बेस हमें नहीं गिवन, हाइट हमें गिवन है 6 मीटर, बेस इंटू 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो उसकी एक साइड है वो निकालनी है। दैट मीन हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। जो चीजें गिवन है हमने लिख दी फॉर्मूले के अंदर। क्या फाइंड करना है? बेस इक्वल 48 मीटर स्क्वायर। देखो इस वाले स्टेप पे आके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जो मल्टीप्लाई 6 है ना, अपोजिट में जाके प्लस कर देते हो, माइनस कर देते हो। हमेशा आपको इसका इसका रिलेशन देखना है। बेस का 6 मीटर से क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है डिवाइड। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस होता है, माइनस का प्लस, वैसा वर्षा मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। बेस इक्वल मैंने लिखा 48 मीटर स्क्वायर, ये 6 इक्वल के उधर जाएगा। जब 6 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। 6 की टेबल आप सबको आती है, 6 8 जा 48। सो बेस इज 8 मीटर। आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको याद है तो आप आराम से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पैरेललोग्राम के रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन। In the given figure, PS is perpendicular to SR.
PQ is perpendicular to QR and SR equal QR. shown that नहीं होता है, show that कि दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. PSR is congruent to PQR एंड अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या PQ और PS भी इक्वल है या नहीं है. सेम क्वेश्चन अभी हमने ऐसा एक देखा है, ये थोड़ा सा अलग है बट ट्राई करेंगे. देखो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल PSR congruent to कॉमन आके PQR वी हैव व्हाट वी हैव. इस ट्राइंगल को 1 दे रहे हैं, इसको 2 नंबर दे रहे हैं. देखेंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं साइड. SR किसके इक्वल है? SR इक्वल टू QR. SR इक्वल टू QR. सेम प्रॉपर्टी. अपोजिट साइड्स ऑफ, या अपोजिट साइड्स नहीं लगाएंगे तो आप गिवन लिख दीजिए. क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि वो उसकी परपेंडिकुलर है तो वो उसकी क्या है? गिवन. आप इस हिंट से समझिए कि डबल लाइन गिवन है, डबल लाइन गिवन है, दैट मींस ये बोथ आर दोनों के दोनों इक्वल है. एसआर और क्यूआर क्या है? गिवन. डायरेक्ट लिख दीजिए. सेम हम लिखेंगे एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू. क्या गिवन है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है. दो चीजें तो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा. पहली ये और दूसरी उसके 90 डिग्री के एंगल्स. थर्ड हमें निकालना है तो दोनों के ट्राइंगल के अंदर हमने देखा अगेन पीआर. दोनों में पीआर आ रहा है. पीआर इक्वल्स टू पीआर. मैंने आपको बताया दोनों में क्या है, ये कॉमन. कौन सा रूल लगेगा? बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. By SAS congruency rule, triangle PSR congruent to triangle PQR. ये PSR किसके इक्वल है? PQR के. ठीक है, रूल लगा के अभी सॉल्व किया आपके सामने. अभी उसने बोला है कि दोनों ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या PQ इक्वल है क्या PS के? यहाँ पे तो हम लिखेंगे एज प्रूव्ड अबव. हमने ऊपर प्रूव्ड किया एज प्रूव्ड अबव कि ट्राइंगल PSR इक्वल है ट्राइंगल PQR के, इसीलिए PQ इक्वल है PS के, क्योंकि नाम लिख दीजिए बाय CPCT. क्योंकि दोनों ट्राइंगल जब इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल. और उनकी साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल. ठीक है, हमें ये साइड इसके इक्वल दी थी, एंगल इक्वल दिया था, हमने कॉमन लिया था. ये वाली साइड जो थी ना ये इक्वल नहीं थी, ये हमने प्रूव कर दी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स भी सारी क्या होती हैं? इक्वल. तो ये वाली साइड भी उसकी क्या हो जाएगी? इक्वल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 29 क्वेश्चन है आपका. द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 48 मीटर स्क्वायर. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. रोम्बस में कितनी डायगोनल्स होती हैं? यू ऑल नो 2. हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2. ओके. एरिया ऑफ रोम्बस क्या आपको गिवन है क्या? हम देखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस आपको कितना गिवन है? 48 मीटर स्क्वायर गिवन है. तो 48 मीटर स्क्वायर इक्वल हाफ मल्टीप्लाई, आपको एक डायगोनल गिवन है, वन ऑफ इट्स डायगोनल है 16 मीटर. एक डायगोनल कितनी दे रखी है आपको? 16 मीटर दे रखी है, दैट इज D1. क्या D2 गिवन है? D2 नहीं है हमारी गिवन, तो डायगोनल 2 उसको हम एज इट इज रख देंगे. 2 देखिए डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा? 48 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 16 मल्टीप्लाई D2. देखेंगे 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? डोंट मल्टीप्लाई इट अदरवाइज, ऐसे ही रख दीजिए इसको. 48 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 16. 16 किस में है? मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है डायगोनल से,
इक्वल को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डायगोनल 2 हमारे पास आ जाएगी। 16 की टेबल में 48 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 6 मीटर। अदर डायगोनल कितनी आ गई आपकी? D2 कितनी आ गई आपकी? 6 मीटर। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है फॉर्मूला, दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रोम्बस निकलता है। हमें एरिया गिवन था, डायगोनल एक गिवन थी दूसरी नहीं। 48 ये 2 डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। 16 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, डायगोनल 2 निकालेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 2 16 डिवाइड में जाएगा। देन इसको कैंसिल करके व्हाट वी हैव डायगोनल 6। अदर डायगोनल कितनी आ गई हमारे पास? अदर डायगोनल आ गई हमारे पास 6 meter. That's the only way of doing this. Moving on to next question. Question number 30. The altitude and base of a triangle having area 600 centimeter square are in the ratio 25:3. Find the altitude and the base. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, लेट द एल्टीट्यूड बी, एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी? 25x, 25 ले लिया हमने एल्टीट्यूड को, साथ में x, एंड बेस इक्वल, बेस कितनी हो जाएगी? 3x, 25:3 का 3x। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। हाइट इज द अदर नेम ऑफ एल्टीट्यूड, बोथ आर सेम, नथिंग इज डिफरेंट। क्या हमें एरिया गिवन है? एरिया हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हाफ मल्टीप्लाई, व्हाट वाज द बेस? बेस कितनी है हमारे पास? 25, नो सॉरी, बेस इज 3x, बेस है 3x एंड हाइट, हाइट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितनी है हमारे पास? 25x। सॉल्व करेंगे इसे, 600 2 डिवाइड में किसमें चल जाएगा? मल्टीप्लाई में। इधर कितना आएगा? 25 3 जा 75x स्क्वायर, कितना आएगा? 75x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे 600 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 75। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आप 75 की टेबल से कैंसिल करिए, व्हाट यू गेट टेल मी। देखो सो क्या तो 25 की टेबल आपको आती है तो आप 25 की टेबल से 75 को कैंसिल कर लो और 600 को कैंसिल कर लो, या आप डायरेक्ट 75 की टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो। 75 की टेबल से 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 16। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 16। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है? रूट। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है? रूट। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 16 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना? ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू आई है 4, हमने एल्टीट्यूड कितना लिया था? 25x, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, व्हाट वी हैव 100 सेंटीमीटर। एंड बेस कितना लिया था हमने? बेस लिया था 3x, 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका वे है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, एल्टीट्यूड एंड बेस निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The radius of a circular pipe is 5 centimeter. What length of tape is required to wrap twice around the pipe? देखो जब भी किसी शेप के आसपास की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्या फाइंड करते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछ रहा है आपसे। अगर उसी शेप के अंदर की बात करता, क्या बात करता कि अंदर का एरिया है और उस अंदर के एरिया में हमें कोई प्लांट्स ग्रो करने हैं या कुछ करना है, तो उस केस में एरिया ऑफ सर्कल लगता। अगर बाहर बाहर वो टेप लगा रहा है
किसी सर्कुलर पाइप के बाहर बाहर टेप लगा रहे हैं, दैट इज हमसे बाहर बाहर का पूछ रहा है, दैट इज होता है सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। हम किसका फॉर्मूला पुट करते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। जब तक आपको पाई की वैल्यू पुट करने को खुद से ना बोले तब तक आप 22/7 ही यूज करते हो। आपको आगे खुद ने बोला कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 3.14। तो जहां पे पाई है वहां पे आपको 3.14 पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 5 सेंटीमीटर। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का 10, 10 को आप 3.14 से करेंगे 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सर्कमफ्रेंस आएगा। बट एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ द पाइप, सर्कुलर पाइप इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप ट्वाइस। हमको 2 बार रैप करना है। अभी हमने एक बार रैप करेंगे, एक सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? 31.4। तो आप यहां लिखेंगे कि रैपिंग ट्वाइस, कि भाई मैं इसको 2 बार अगर रैप करूंगा तो मेरा कितना टेप जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 31.4, वी हैव 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इक्वेशन में बोला उसमें इसको 2 बार वो रैप करेगा, तो हमें लास्ट में ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दुगना, 2 बार। तो हमें अगर ट्वाइस आता तो 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करते तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलता है। सर्कमफ्रेंस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की वर्ड प्रॉब्लम बहुत आती है आपके फाइनल एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चन को देखें। द हाइपोटेनस, क्वेश्चन नंबर 32, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर if one of the remaining 2 sides is 15 centimeter, find the length of its third side। कि अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगी? तो इसमें आपको कैसे करना है? राइट ट्रायंगल में आपको पता है क्या यूज होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज होता है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही राइट ट्रायंगल आ जाए, यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको पता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल आपको कितनी गिवन है? 25 का स्क्वायर इक्वल इफ वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड, जो बची कुची 2 साइड्स हैं उनमें से एक गिवन है 15 सेंटीमीटर। आप किसी को भी ले लो, परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास नहीं है, थर्ड साइड तो हमें क्या करनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी हमको निकालनी है। तो आपको 25 का स्क्वायर मैंने याद कराया क्लास के अंदर कितना होता है? स्क्वायर आपको 30 तक आनी चाहिए। 25 का स्क्वायर होता है 625। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 प्लस बेस स्क्वायर। ओके, बेस निकालेंगे तो 625 माइनस 225 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? बेस स्क्वायर। माइनस करिए, कितना आएगा बताइए? 400। व्हाट वी हैव? 400। बेस का स्क्वायर कितना आ गया? 400। बेस इक्वल हम करेंगे, स्क्वायर का अपोजिट रूट होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है? 400 किसका स्क्वायर होता है? आप सबको पता है 400 20 का स्क्वायर होता है। तो आपका बेस कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में ही आपको टफ लगते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है आपको अच्छे से पता है, राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप याद करिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, मैंने इसको एग्जाम में डाला था आपके FA3 में भी, सॉरी FA4 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है और ये आता भी है। देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। मैप में हमेशा ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नीचे क्या होती है? साउथ। आपके राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये थोड़ा सा हमने डायरेक्शन देखा है कि कैसे क्या डायरेक्शन होती है, वैसे पता होना चाहिए बेसिक चीजें। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या है? अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट। मैन को हम सेंटर में रखते हैं,
वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो यहां जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन हमारे राइट साइड पे है, कितना गया वो 10 मीटर गया, ओके, अभी उसने यहां से 10 मीटर ईस्ट तक आया वो, तो वो यहां पे है, एंड देन 24 मीटर जा रहा है वो ड्यू नॉर्थ, अगर वो यहां से जाएगा तो नॉर्थ हमारे कहाँ होता है, ऊपर की वाले डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स वो 24 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 24 मीटर वो कहाँ गया, ऊपर गया, हाउ फार ही हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पे जाकर वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, एंड द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, अभी मैंने आपको बताया राइट ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या हाइपर, देखो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनिस कौन सी होती है, तो आप इसको देखेंगे, राइट ट्राइंगल में ये वाली हाइपोटेनिस होती है हमेशा, ठीक है, और जहां पे 90 डिग्री बनता है, जहां पे जैसे राइट ट्राइंगल ये है, इसमें 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और नीचे वाला सबको पता है बेस, सेम इस ट्राइंगल में नीचे वाला तो बेस है, अभी जहां पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर, और सामने अपोजिट वाला हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस गिवन है, क्या हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, बेस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ऐड करेंगे व्हाट वी हैव 676, हाइपोटेनस इक्वल रूट करेंगे 676 का स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 मीटर इज द आंसर, कि वो 26 मीटर दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम थी, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द गिवन फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फिगर आप देखिए आपके राइट हैंड साइड पे फिगर है, ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे, ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है आपका, उसका पार्ट है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले अगर किसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो वो है वाई, किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, y y प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या मैं इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बट क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से आया 180, प्रॉपर्टी का नेम आपको हमेशा लिखना है लीनियर पेयर से आया, किससे आया लीनियर पेयर से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, y का आंसर आ गया आपका 110 डिग्री, तो y की वैल्यू निकल गई, आप इसे चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू कितनी आ गई 110, 110 और 70 ऐड करो 180, गॉट इट, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का होता है, अभी y की वैल्यू निकल गई, हमें किसकी निकालनी है x की, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप देखेंगे एक ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है, ये कितना आ गया 110 डिग्री, ये x है जो हमें निकालना है, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, एंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन 180 कहां से आया, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सबको ऐड करके 180 लिख सकते हैं, बट हमेशा प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, इस प्रॉपर्टी से 180 आया, 30 और 110 एक्स इक्वल कितना हो गया 140 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 140, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 40 डिग्री, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आंसर निकाल सकते हैं,
प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी तो मस्त है, क्योंकि इस चैप्टर की बैकबोन ही प्रॉपर्टीज है। लाइन आपको जैसे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हो गई, अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हो गई, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हो गई। इन प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 इज योर लास्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एसे 2 एग्जामिनेशन। ओके, देखेंगे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक्स है और वाई है, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत दिखने में टफ है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 50 डिग्री। प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे आई। मैंने आपको प्रॉपर्टी का नाम बताया है अल्टरनेट एंगल्स। क्या बताया मैंने प्रॉपर्टी का नाम? अल्टरनेट एंगल, जिसमें z बन जाए, जिसमें क्या बन जाए? z। एक्स के z बन रहा है और वैल्यू कितनी लिखी है? 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। प्रॉपर्टी का नाम बाय अल्टरनेट एंगल्स। किस प्रॉपर्टी से है? अल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली जब आप फिगर देखेंगे, एक और z ड्रॉ हो रहा है, एक और z ड्रॉ हो रहा है, ये रहा z, उल्टा z। सीधा z था, ये उल्टा z है y, और यहाँ क्या लिखा है? 55 डिग्री। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 5? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू क्या आने वाली है? y की वैल्यू आने वाली है 55। बहुत सिंपल है, निकल गई वैल्यू। बट प्रॉपर्टी लिखनी है, किस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं हम? अल्टरनेट एंगल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, वर्ड प्रॉब्लम में आने वाला क्वेश्चन है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? फ्रॉम द ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज अल्टरनेट एंगल। इस प्रॉपर्टी से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की। So for today, these are the only questions which are the most important questions from the FA2 syllabus. All the best for your exam. अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करिए, इन क्वेश्चंस को दोबारा से कर लेना। ऑल्सो हर एक चैप्टर को एक बार पूरा पूरा खुद से सॉल्व करना। थैंक यू।